हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलिए आज फिर से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और बच्चों आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है, सभी प्रश्नों को तैयार करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो यदि 12th का हिंदी का नोट्स आपको चाहिए बच्चों, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ये आपको 100 रुपये में बढ़िया नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। यदि आपको नोट्स नहीं लेना है तो यूट्यूब पे आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। आप लोगों के लिए निरंतर मैं वीडियोज लाता रहूँगा। पहला प्रश्न है बच्चों, भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए एवं उनके कवि और रचनाएं। बच्चों कितने कवि लिखना है याद रखिएगा, चाहे भारतेंदु युग आ जाए, चाहे आपका द्विवेदी युग आ जाए, चाहे आपके छायावाद के कवियों के नाम, तो आपको बच्चों दो कवि ठीक है, और उनकी एक एक रचना से ज़्यादा कभी नहीं पूछा गया है। दो कवि और उनकी एक एक रचना, हो सके 2 रचना याद हो जाए तो अच्छी बात है। सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु की विशेषता में बच्चों, तो 2 विशेषताएं आपको याद रखना है। राष्ट्रीयता की भावना। अब जब राष्ट्रीयता है बच्चों तो राष्ट्र में समाज भी रहता है, इसलिए सामाजिक चेतना का विकास। अब बच्चों ये भारतेंदु युग प्रारंभिक युग है, तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा व्याप्त थी, तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा की भी विरोध की जा रही थी। तो 3 विशेषताएं आप ऐसे याद करना कि भारतेंदु युग में यदि हम बात करें कि शुरुआती का युग था, मतलब हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग था, तो उस समय अपने देश के प्रति प्रेम होगा, तो राष्ट्रीयता की भावना। अब भैया राष्ट्र के प्रति मान लीजिए सजग हैं लोग, तो समाज के प्रति होंगे, तो सामाजिक चेतना का विकास। और भैया उस समय अंग्रेजी शिक्षा व्याप्त थी, तो अंग्रेजी शिक्षा का क्या करना था, विरोध, तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो आपको यहां से 3 विशेषताएं याद करना है। और एग्जाम में मैक्सिमम कितनी विशेषताएं पूछी जाएंगी बच्चों, 2। ठीक है, एग्जाम में मैक्सिमम कितनी विशेषताएं पूछी जाएंगी, 2 विशेषताएं। तो इस तरीके से राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। बताओ किसी बच्चों को ऐसा हो कि याद ना हुआ हो, याद हो गया होगा बच्चों। अब थोड़ा सा इनके डिटेल्स में यदि बात करें, यदि आप 2-2 लाइन डिटेल लिख देते हो ना, तो टीचर भी सोचता है कि बच्चा बढ़िया समझदार और जल्दी से नंबर देता है। देखो इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीज रोपण किया है। मतलब जो कवि हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से इतना बढ़िया देश के प्रति प्रेम के लिए भावना व्यक्त किया है कि उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम है ना उकेर दिया है, राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ उठा है। मतलब जो व्यक्ति हैं उस कविता को पढ़ते हैं तो उनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ता है। इसलिए कहा गया है कि इस युग के जो कवि हैं है ना, देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावनाओं का बीज रोपण किया है। फिर बच्चों सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का विकास, इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक है ना जो कमियां हैं, रूढ़ियां हैं को दूर करने हेतु कविताएं लिखी हैं। तो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे बच्चों, एक तो सामाजिक चेतना का विकास हो गया, एक राष्ट्रीय भावना का विकास हो गया। और इसके बाद जो तीसरा है, हास्य व्यंग में नहीं कहूंगा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु के कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया है। मतलब उस समय प्रारंभिक स्थिति था भारत का बच्चों है ना, और शिक्षा उस समय अंग्रेजी शिक्षा चल रहा था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षाओं का विरोध किया है। तो बताओ बच्चों 3 विशेषताएं आपसे भी बन जाएगा। और एग्जाम में कितने विशेषता पूछे जाएंगे, 2। ठीक बच्चों, चलिए आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखना बच्चों, और ये प्रेम प्रसंग वाले थे, तो प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी, 2 रचनाएं आसानी से याद कर सकते हो, प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी, हमसे भी याद है यार। चलो एक और मान लीजिए, इसमें से प्रताप नारायण मिश्र याद कर लो, प्रेम से ही रहेगा प्रेम पुष्पावली। तो प्रेम सरोवर, सरोवर में पुष्प रहेंगे है ना, तो भाई प्रताप नारायण जी का प्रेम पुष्पावली। यदि एक एक रचना बन रहा है ना बच्चों, तो एग्जाम में एक एक ही रचना पूछा जाता है, दूसरा नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी, और प्रेम से प्रताप नारायण मिश्रा जी हैं है ना, या कि राधा चरण से प्रेम करोगे आप, राधा रानी से, तो राधा चरण गोस्वामी, नवभक्तमाल। अच्छा मेरे को तो प्रताप नारायण मिश्री से ही है, तो आप लोग याद कर लेना प्रेम पुष्पावली। ठीक बच्चों, तो ये अपना भारतेंदु युग हो गया। देखो ऐसे ही माइंड में लॉजिक लगा करके पढ़ोगे तभी मजा आएगा। और अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की विशेषताएं एवं उनके कवि और रचना के है ना, मतलब एक कवि का नाम, हो सके तो 2 कवि का नाम, और उनकी एक एक रचना जरूर याद करें।
तो दो विशेषता में इसमें आपको एक पहला विशेषता याद करना बच्चों देशभक्ति और दूसरा प्रकृति चित्रण। देखो मैं ऐसे जैसे चार विशेषता हैं और चार विशेषता एमपी बोर्ड में पूछा नहीं जाता तो दो ही विशेषता में बात करता हूं। द्विवेदी से दास से देशभक्ति और देशभक्ति के साथ साथ प्रकृति के प्रति चित्रण। अब देशभक्ति का मतलब क्या है कि द्विवेदी युग के जो कवि हैं उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से ऐसा भाव विभोर किया है कि लोगों को देश के प्रति प्रेम है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, यानी अपने कविताओं के माध्यम से लोगों को देश के प्रति प्रेम संबंधित भावनाएं को उकेरा है, ये देशभक्ति हो जाता है। फिर प्रकृति चित्रण क्या है सर? प्रकृति चित्रण में क्या है कि इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्रण, प्रकृति का स्वतंत्र रूप से मनोहारी चित्रण किया है। अब जैसे आप लोग कोई कविता पढ़ रहे हो तो प्रकृति के सौंदर्य के बारे में पता चलता है कि हरे भरे पेड़ हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, मन में मुस्कान सब होता है ना। सरोवर के बारे में वहां पे वर्णन है, समुद्र के बारे में, जंगल के बारे में, तो वो आपका प्रकृति चित्रण है। और प्रकृति से जोड़ करके जैसे क्लास 12th में बोला जाता है कि शीश का फूल जिस तरीके से गर्मी के दिनों में मतलब भीषण गर्मी रहता है फिर भी वो खड़ा रहता है, मुस्कुराता है, कोमलता है, शीतलता है, ऐसे ही विद्यार्थी जीवन में कठिन समय आने पर दुख दर्द घड़ी जैसा भी आए लेकिन उस स्थिति पर भी खड़े होकर मेहनत करना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ये प्रकृति चित्रण ही हो गया ना, प्रकृति की तुलना। तो द्विवेदी से देशभक्ति और प्रकृति चित्रण दो याद करना है। द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला, इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई। प्रकृति चित्रण बच्चों इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं, प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण मिलता है। ठीक है, तो ये दो, और इसके दो आपके कवियों के नाम भी लिखना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के हैं तो द्विवेदी, और चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी। देखो बच्चों मैं कुछ चीजें लॉजिक से याद करवाता हूं। जैसे द्विवेदी युग के द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी और चतुर्वेदी, वेदी वेदी याद रखना, तो द्विवेदी, द्विवेदी में दो वेदी है ना, तो दो वेदी माखनलाल चतुर्वेदी और प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, दो आपके कवि के नाम। और माखनलाल चतुर्वेदी के हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, ये आगे चलकर जिंदगी तक इनकी रचनाएं कंपटीशन एग्जाम में जब जब हिंदी पूछा जाएगा, हिम किरीटनी, हिम तरंगणी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना बच्चों आप लोगों को याद भी होगा। अब एक रचना तो याद करना है, ठीक है, जैसे सुमन हो गया, सबसे बढ़िया सरल हो गया, है ना। विनय विनोद, गंगा लहरी, बेड़ी संहार, रघुवंश, कविता कलाप, तो दो आपको तैयार करना है, जैसे काव्य मंजूषा, या आप विनय, है ना, विनोद लिख लो बच्चों, विनय विनोद, या कि आप लोग मैथिली शरण गुप्त का भी याद कर लो ना, ये सबसे बढ़िया है। पंचवटी साकेत सोदरा, पंचवटी साकेत सोदरा, ठीक है। तो ये आपको यदि मान लीजिए भूल भी जाए द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम, तो भैया द्विवेदी से महावीर प्रसाद द्विवेदी और चतुर्वेदी, द्विवेदी से माखनलाल चतुर्वेदी, और मैथिली शरण गुप्त है ही, इनके पंचवटी साकेत यशोधरा, काव्य मंजूषा और सुमन, दो रचना से ज्यादा आपको याद ही नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं छायावाद की विशेषताओं के बारे में और छायावाद के दो कवियों के नाम। ठीक है, तो छायावाद की स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह छायावाद है, इसकी परिभाषा आप लोग पढ़ते ही हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह क्या बच्चों? छायावाद है। ठीक है, और इसमें भी प्रकृति प्रेम है, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। दो विशेषता ज्यादा आपको याद भी नहीं करना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, इसको याद करना ही पड़ेगा बच्चों। व्यक्तिवाद की प्रधानता है, प्रकृति प्रेम है, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, तो दो आप बढ़िया तैयार कर लो, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह और प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। अब ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है क्या बच्चों? द्विवेदी युगीन कविता की अत्यंत स्थूलता, उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता के रूप में आ गई थी। इससे कविता नीरस बनने लगी थी, फलतः इसके प्रति क्रिया स्वरूप छायावादी कविता का जन्म हुआ। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह मतलब क्या हुआ कि उपदेशात्मकता, मतलब किसी चीज को ज्यादा उपदेश देने योग्य बातें कही जा रही थी कब? द्विवेदी युग में। ठीक है, और जिससे कविता नीरस बनने लगी थी, मतलब थोड़ी सी उसकी जो सुंदरता है वो कम होने लगी थी। इसी कारण से छायावाद का विकास हुआ और छायावाद के कवि अपनी नई रचनाओं की, है ना, यहां पर लोगों के प्रति नई कविता के रूप में प्रस्तुत किए। व्यक्तिवाद की प्रधानता इसमें आ गई, मतलब व्यक्ति अपने अनुभव, अपने सुख दुख का अनुभव जो है व्यंजना प्रस्तुत किया, किसमें? छायावाद में। कि छायावाद कवि मूलतः व्यक्तिवाद की
कविता जिसमें कवि के निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना है। इसमें अहम भाव की अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इस अहम के स्व में सर्व समाहित है। अब देखो भाई, इसको अपने भाषा में कैसे लिखोगे कि छायावाद के कवियों में व्यक्तिवाद की प्रधानता मिलती है, मतलब व्यक्ति अपने स्वयं का अनुभव सुख दुख का, है ना, भाव कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है, इतना ही 2 लाइन तो लिखना है, 4-6 लाइन नहीं लिखना है। प्रकृति प्रेम जब भी हो, प्रकृति चित्रण जब भी हो, तो भाई आपको अपने भाषा में लिखना है कि छायावादी काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम अभिव्यंजन है, जिसमें कवियों का मन प्रकृति चित्रण का खूब रमाए। मतलब ऐसे आप लिखो ना, छायावाद के कवियों ने अपने कविता में इस प्रकार से रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है या प्रकृति चित्रण किया है, जिससे लोग प्रकृति से अपने आप को जोड़ सके, लोग प्रकृति से अपने आप को तुलना कर सके, लोग प्रकृति से अपने आप को ढाल सके। यानी छायावाद की कविताओं में इस तरीके से कवियों के माध्यम से उकेरा गया है, इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से प्रकृति चित्रण किया गया है कि लोग प्रकृति के प्रति सजग रहें, प्रकृति के प्रति जागरूक रहें, प्रकृति के प्रति मतलब एक प्रकार से उनके मन में विचार उत्पन्न हो। तो इन चीजों का वर्णन मिला है। ठीक है, तो आप अपने भाषा में 2 लाइन तो लिखना है बच्चों। प्रेम और सौंदर्य चित्रण, छायावादी कवियों ने नारी के सौंदर्य का तथा प्रेम का चित्रण बड़ी ही रची एवं सहृदयता के साथ किया है। बड़े सिंपल हम लिख रहे हैं, है ना। तो ये आपको कितने विशेषता तैयार करना है? 2। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, यानी द्विवेदी युग कवियों में भैया थोड़ा स्थूलता आ गया था, उपदेशात्मकता आ गया था, जिसके कारण जो आपके कविताएं हैं उसमें निरस्ता आने लगी थी, जिसके कारण आपका छायावाद का बच्चों उत्पन्न हुआ, यानी छायावाद कविता का जन्म हुआ। फिर व्यक्तिवाद की प्रधानता, व्यक्तिवाद की प्रधानता में क्या आपको तैयार करना है कि छायावाद के कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से व्यक्तिवाद की प्रधानता को व्यक्त किया है, यानी स्वयं के अनुभव को स्वयं के सुख दुख की अभिव्यंजना के माध्यम से और अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रकृति प्रेम, यानी छायावाद के कवियों ने अपनी कविताओं में प्रकृति चित्रण का विशेष मनोरम स्थान दिया है। बस इतना कर देना बच्चों। प्रेम और सौंदर्य, नारी के प्रति प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया है ना। और इसमें 2 रचनाएं और 2 कवियों के नाम, जयशंकर प्रसाद कामायनी लहर आंसू झरना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल गीतिका नामिका, महादेवी वर्मा रश्मि निहार निर्जा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है छायावाद की विशेषताएं। आपको किसी भी दम पे तैयार करना ही करना है। यहां से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा आज के इस वीडियो लेक्चर से। रहस्यवाद में बच्चों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना याद रखना कि रहस्यवाद में आपकी प्रेम की अभिव्यंजना है। रहस्यवादी कवि अलौकिक प्रेम अभिव्यंजना करते हैं, वो प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति कई रूपों में करते हैं। आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता है, आध्यात्मिक तत्वों की अभिव्यंजना में रहस्यवादी की प्रकृति है। रहस्यवादी कविता के बारे में आत्मसमर्पण की भावना। तो रहस्यवाद की विशेषताओं में आप इसका डिटेल याद मत करना। प्रेम की अभिव्यंजना, आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता, ये आपको कर लेना है। लेकिन बच्चों इनमें आपको कवि और रचना याद करना है। ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा आप लोगों ने देखा कि ये आपके छायावाद में भी है और बच्चों रहस्यवाद में भी है, तो परेशान मत होना। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कबीर ग्रंथावली हो जाएगा, महादेवी वर्मा का रश्मि निहार निर्जा। देखो बच्चों, जो छायावाद के हैं वही रहस्यवाद में भी है, तो आप लोग परेशान मत होना। छायावाद रहस्यवाद में आपको परेशान नहीं होना है, वही आपको लिख देना है। रचना आपको एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा, क्योंकि छायावाद का ही बच्चों रहस्यवाद का एक रूप है। महादेवी वर्मा रश्मि निहार निर्जा, ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गीतिका, ये आप लोगों को 2 तैयार कर लेंगे तो छायावाद के साथ साथ आपका ये याद हो जाएगा। नई कविता की विशेषताएं, इससे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। नई कविता की विशेषताएं और कवियों के नाम लिखो। ठीक है, चलो 2 आपको मैं बोलूंगा कि 2 विशेषताएं तो तैयार करना ही है। आधुनिकता की अभिव्यक्ति, नई कविता में नई चीजों की खोज हो रही है, तो नई चीजों मतलब आधुनिकता की अभिव्यक्ति होगी। यानी तात्पर्यता क्या बच्चों, आधुनिकता नई कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित है। आधुनिक विषयों के क्षेत्र में होने वाले खोजों, विज्ञान के प्रसार में उत्पन्न विचार तथा भागवत परिवर्तनों में अभिव्यंजना नई कविता आधुनिकता के रूप में करती है। अब नई कविता शब्द से ही समझो ना, नई कविता का मतलब क्या बच्चों, नई चीजों की खोज, नई चीजों के बारे में लिखना। तो आधुनिकता की अभिव्यक्ति है ये। जब नई कविता की विकास हुई तो इसका मतलब आधुनिक चीजों पर केंद्रित होगा। आधुनिक चीज का मतलब भाई नई होने वाली खोज है, विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान का प्रचार प्रसार है ना, नए विचारों की खोज है, नए लोगों में परिवर्तन की खोज है ना, तो ये आधुनिकता पर केंद्रित है।
शिल्पगत नवीनता, नई कविता में कवि नए प्रतीक व नए उपमानों को ढूंढते हैं और ईमानदार अनुभूति को बाणी देते हैं। जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए, जैसा भुना हुआ पापड़। ठीक है, अब देखो बच्चों, शिल्पगत नवीनता का मतलब क्या है? नए चीजों को ढूंढना, नए चीजों के बारे में सोचना, नए चीजों की खोज करना, नए चीजों को तर्क देना, नए चीजों को स्थान देना, ये शिल्प का मतलब होता है। शिल्पगत नवीनता मतलब सीधा सीधा प्रतीक। शिल्प यानी पत्थर, पत्थर पर एक चित्र उकेर दो आप, नई चीजों को ढूंढ दो आप। ठीक है, तो ये चीज हो गया बच्चों शिल्पगत नवीनता। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, नई कविता के केंद्र में मानवता की तो प्रतिष्ठा है ही, साथ ही लघु मानववाद के प्रति भी अधिक सहानुभूति है। बिंब योजना की अधिकता, नई कविता में मूर्तिमत्ता या बिंब योजना जितना अधिक मिलती है उतना इसके पूर्व में हिंदी कविताओं में कभी ना थी। ये बिंब अधिकतर प्रतीकात्मक और सांकेतिक है। बिंबात्मकता मतलब क्या होता है बताओ? बिंब योजना का मतलब क्या होता है? किसी कविता को आप पढ़ रहे हो तो सीधे उससे चित्र बन जाए। मतलब नई कविता में कवियों ने अधिकतर जो जोर दिया है, जो बल दिया है, वो बिंब योजना पर बल दिया है। उसके पहले जितना इन्होंने बिंब योजना पर अधिक कार्य किया है, उसके पहले हिंदी कविता में ऐसा कभी ना था। लेकिन इन्होंने सांकेतिक, प्रतीकात्मक सभी रूप में बिंब योजना पर अधिकतम जोर दिया है, बल दिया है। अब बिंब योजना का मतलब, मूर्तिमत्ता का मतलब, यदि आप किसी कविता को पढ़ रहे हो तो सीधा उसका मूर्ति आपके सामने है ना बच्चों, सीधा बन जाए, आपके मन में वो मूर्ति तैयार हो जाए, तो आपका बिंब योजना कहलाता है। याद कर ही लेना, पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर कहोगे सर हमने तो पढ़ी नहीं, आपने पढ़ाया था। दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों मैं धर्मवीर भारती बोलूंगा, याद कर लेना। इनका अंधा युग, कनुप्रिया, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, गीत फरोश। एक एक रचना याद करना है। दुष्यंत कुमार का याद करना होगा तो साये में धूप, साये में धूप। ठीक है, तो एक एक रचना, एक एक कवि का नाम आज ही आपको करना है, अपनी भाषा में लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और भैया 25 फरवरी को एकदम फोड़ देना है। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और आपके लिए निरंतर मेहनत कर ही रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट्स जरूर ले लें, 9685 29 91 49। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।